सी स्कैन मतलब सर्कुलर स्कैन स्कैन एल्गोरिदम का एक वेरिएंट है। इसमें क्या होगा, तो इसमें हमारे इस डायग्राम को देखो, तो हमारा जो हेड है उसका करंट पोजीशन है 53। तो ये 53 से आगे की तरफ मूव करेगा, ठीक है, किसी एक डायरेक्शन में। तो जब ये किसी एक डायरेक्शन में आगे की तरफ मूव कर रहा है तो एकदम लास्ट तक ये जाएगा। कहाँ तक जाएगा, तो 199 तक ये जाएगा। और 53 से लेके 199 तक जब ये जाएगा तो रास्ते में जो भी इसको रिक्वेस्ट मिलेंगे उन रिक्वेस्ट को जो है ये फुलफिल करेगा। उसके बाद लास्ट से ये वापस आएगा स्टार्ट पे। तो जब ये लास्ट से स्टार्ट पे वापस आएगा तो इस फेज में ये किसी भी रिक्वेस्ट को पूरा नहीं करेगा। फिर ये दूसरे लास्ट से दोबारा आगे की तरफ बढ़ेगा तीसरे फेज में। तो अब जो रिक्वेस्ट बच गए थे, जो 0 और 53 के बीच में थे, उनको जो है ये फुलफिल करेगा। इसको बोलते हैं सी स्कैन। तो सी स्कैन में खास बात क्या हो रही है कि हमारा जो हेड है वो करंट पोजीशन से एक एंड पे जा रहा है, रास्ते में जो भी इसको रिक्वेस्ट मिल रहे हैं उनको ये फुलफिल कर रहा है, और लास्ट एंड पर पहुंचने के बाद ये यहाँ से बाउंस बैक कर जा रहा है। इस बाउंस बैक में ये किसी भी रिक्वेस्ट को फुलफिल नहीं करेगा। और उसके बाद ये दूसरे एंड पे जब पहुंच रहा है वहां से ये अब आगे की तरफ बढ़ेगा। तो आगे की तरफ कहां तक बढ़ेगा, तो जो उसका स्टार्ट पॉइंट था 53। बोलने का मतलब क्या है कि 3 फेज इसमें हो रहे हैं। पहले फेज में ये करंट पोजीशन से लास्ट में जा रहा है, और इस फेज में जितने भी रिक्वेस्ट हैं उनको जो है ये फुलफिल कर रहा है, ठीक है, पहला फेज। दूसरा फेज क्या है, तो दूसरे फेज में ये एक एंड से दूसरे एंड पे आ रहा है। इस दूसरे फेज में किसी भी रिक्वेस्ट की जो है प्रोसेसिंग नहीं हो रही है। और तीसरे एंड में क्या होगा कि ये तीसरे फेज में, तो ये दूसरे एंड से करंट जो सबसे पहला पोजीशन था वहां तक जाएगा, यानी 0 से 53 तक जाएगा। बीच में जितने भी रिक्वेस्ट होंगे उन रिक्वेस्ट को ये फुलफिल करेगा, ठीक है। तो टोटल इसमें 3 फेज हो गए। तो ये है सी स्कैन एल्गोरिदम। आगे आओ, तो एक वर्जन है इसका सी लुक, ठीक है। सी लुक को जरा देखो, तो सी लुक कह रहा है कि ये मॉडिफाइड वर्जन है किसका, सी स्कैन का। तो सी स्कैन में क्या हो रहा था, सी स्कैन में पहले फेज में हम लोग 53 से कहाँ तक जा रहे थे, एकदम लास्ट तक, मतलब 199 तक जा रहे थे, ठीक है। और यहां से हम लोग वापस आ रहे थे दूसरे एंड पे, ठीक है। यहाँ पे कहा गया कि जब हमारा सबसे लॉन्गेस्ट रिक्वेस्ट जो है 183 ही है, तो हमें 53 से कहाँ तक जाना है, 183 तक जाना है, न कि 199 तक जाना है। अब 53 से लेके 183 तक जो है हम जाएंगे, रास्ते में जो भी रिक्वेस्ट होगा उसको फुलफिल करेंगे, और 183 से हम लोग वापस आएंगे कहाँ, तो जो सबसे कम वाला रिक्वेस्ट होगा, मतलब 0। अब 53 से लेफ्ट साइड में जो रिक्वेस्ट होगा सबसे छोटा वाला, वहां तक हम लोग आएंगे। तो इसके पहले सी स्कैन में हम लोग कहाँ तक जा रहे थे, 0 तक जा रहे थे। अब सी लुक में कहा गया कि हम लोग 53 से जाएंगे 183 तक, 183 से हम लोग आएंगे कहाँ, 0 तक न जाके 14 तक। अब 14 से हम लोग आगे रिक्वेस्ट को फुलफिल करेंगे। तो 53 के पहले 2 ही रिक्वेस्ट है, एक है तुम्हारा 14 और दूसरा क्या है तुम्हारा 37, ठीक है। तो इन दो को जो है हम लोग कवर करेंगे। तो ये एक वेरिएंट है किसका, सी स्कैन का, ठीक है। डिफरेंस एकदम से क्लियर है।
सी स्कैन में हम लोग कहां तक जा रहे थे? तो सी स्कैन में हम लोग जा रहे थे दोनों एंड तक, आखिरी एंड तक, दोनों दोनों साइड, लेफ्ट और राइट। सी लुक ने कहा कि आखिरी एंड तक जाने की जरूरत नहीं है, हम लोगों के लिए आखिरी एंड क्या होगा? जो दोनों एंड में सबसे बड़ा और सबसे छोटा वाला रिक्वेस्ट होगा। तो अगर हम लोग 53 के राइट में बात करें तो सबसे बड़ा रिक्वेस्ट कौन सा है? 183, 183 तक जाना है। और 53 के लेफ्ट में सबसे छोटा रिक्वेस्ट कौन सा है? तो वो है 14। तो कहां तक जाना है? 14 तक जाना है। ठीक है, 199 और 0 तक की बात यहां पे नहीं होगी। अच्छा, जो दूसरा फेज था जिसमें हम लोग रिवर्स आ रहे थे, बैक कर रहे थे, तो जब हम लोग ये बैक करेंगे तो इसमें बिल्कुल वही चीज फॉलो होगी जो सी स्कैन में हो रही थी। तो सी स्कैन में क्या हो रहा था? तो सी स्कैन में ये हो रहा था कि हम लोग जो है किसी भी रिक्वेस्ट को फुलफिल नहीं कर रहे थे, तो यहाँ पे भी हम लोग किसी रिक्वेस्ट को जो है फुलफिल नहीं करेंगे। ये हो गया तुम्हारा सी लुक। अब बात यह है, सी स्कैन फिर से समझा दीजिए। ठीक है, सी स्कैन फिर से समझा देते हैं। सी स्कैन में कहा गया कि जो हमारा करंट पोजीशन है, करंट पोजीशन से हम लोगों को किसी एक एंड पे जाना है, किसी एक एंड पे। ठीक है, तो हम लोग कह रहे हैं कि चलो हमने सेलेक्ट किया कि हम लोग गए राइट एंड पे। तो राइट एंड में सबसे लास्ट वाला इंडेक्स कौन सा है? 199 है। यानी 53 से हम लोग आएंगे 199 तक, और 53 से 199 तक जब हम लोग आएंगे तो जितने भी रिक्वेस्ट होंगे उन सारे रिक्वेस्ट को हम लोग फुलफिल करेंगे। ये है हमारा फेज 1। फेज 2 में क्या होगा? हम लोग राइट साइड वाला जो आखिरी एंड है वहां से हम लोग लेफ्ट साइड वाले आखिरी एंड पे आएंगे। ठीक है, और अब हम लोग आ गए 0 पे। तो ये जो हमारा दूसरा फेज है, इस दूसरे फेज में हम लोग कोई भी रिक्वेस्ट जो है उसको इंटरटेन नहीं करेंगे। तीसरे फेज में क्या होगा? हम लोग 0 से 53 तक आएंगे। क्यों? क्योंकि 53 से आगे तक का रिक्वेस्ट हम लोगों ने पहले फेज में पूरा कर लिया है, और 53 के पहले वाला रिक्वेस्ट जो है बचा हुआ है। तो 53 के पहले जो बचा हुआ था उसको हम लोग तीसरे फेज में पूरा करेंगे। दूसरे फेज में कोई काम नहीं होगा। सी लुक में क्या हो रहा था? सी लुक में भी हम लोग यही काम कर रहे हैं, लेकिन अंतर क्या है कि हम लोग जो लेफ्ट और राइट साइड के एंड है उस एंड को हम लोग टच नहीं कर रहे हैं, उस एंड को हम लोग टच नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये बात, ये अंतर है किसमें? सी स्कैन और सी लुक में। अब आओ कि सेलेक्ट करने, एल्गोरिदम को सेलेक्ट करने के लिए जो क्राइटेरिया है वो क्या है? तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो कम से कम होना चाहिए। इसके लिए जो है दो चॉइसेस दिए गए, एक दिया गया SSTF और एक दिया गया लुक। ये दो एल्गोरिदम है। ठीक है, जैसे अब डिस्क मैनेजमेंट की हम लोग बात करें
तो जब भी हम लोग किसी डिस्क को फॉर्मेट करते हैं तो उस डिस्क में जो डेटा स्ट्रक्चर होता है वो री इनिशलाइज हो जाता है। ठीक है, और नया डेटा स्ट्रक्चर जो है हम लोग उसके ऊपर माउंट करते हैं। ठीक है, यहाँ एक टर्म आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं मास्टर बूट रिकॉर्ड। ठीक है, मास्टर बूट रिकॉर्ड। मास्टर बूट रिकॉर्ड में हम लोग बेसिकली रखते हैं कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो किस लोकेशन पे है, फिजिकल लोकेशन पे। इस मास्टर बूट रिकॉर्ड की जो है एक से ज़्यादा कापी जो है मेंटेन करके रखी जाती है। ठीक है, अगर ये करप्ट हो जाएगा, अगर इसकी सारी कापी जो है करप्ट हो गई तो ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी में रहेगा, हार्ड डिस्क में रहेगा, फिर भी जो है हमारी मशीन जो है वो रीबूट नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ये डेटा स्ट्रक्चर जो है जब भी हम लोग फॉर्मेट करते हैं तो ये डेटा स्ट्रक्चर जो है मेंटेन होता है। कोई पूछे कि क्या कोई फाइल फिजिकली डिलीट होती है, तो जवाब है नहीं, कोई फाइल फिजिकली डिलीट नहीं होती है। उसका रेफरेंस जहाँ पे होल्ड होता है उस रेफरेंस को हम लोग हटा देते हैं। ठीक है, उस रेफरेंस को हम लोग हटा देते हैं। इसीलिए जो रिकवरी करने वाले सॉफ्टवेयर होते हैं वो उनको जो है वापस लेके आते हैं। ठीक है, तो स्वैप मैनेजमेंट, भाई हम लोग ये पढ़े थे, देखे भी थे कि मेन मेमोरी से जो है कोई प्रोसेस बाहर जा रहा है, स्वैप आउट हो रहा है, तो वो कहाँ रखा जाएगा? तो वो रखा जाएगा कहाँ पे? स्वैप स्पेस एरिया में। ठीक है, तो हार्ड डिस्क, या तो ये हार्ड डिस्क में एक एरिया है जिसको हम लोगों ने स्वैप स्पेस के नाम दिया हुआ है। तो जो भी प्रोसेस स्वैप आउट होगा वो वहीं पे रखा जाएगा, वहीं से वो स्वैप इन होगा। ठीक है, देखो ये लिनक्स केस स्टडी है कि पेज स्लॉट है और स्वैप एरिया है, और ये उसकी मैपिंग फाइल है। ठीक है, तो ये चीज़ केस स्टडी जो है वो तुम लोगों में है नहीं। ठीक है, इस चैप्टर से जो क्वेश्चंस उठते हैं वो एल्गोरिदम के ऊपर ही उठेंगे। ठीक है, तो केवल एल्गोरिदम जो है इसमें प्राइम कंसर्न है। आगे एक कंसेप्ट आएगा रेड टूल, बड़ा छोटा सा है, उसको तुम लोग देख लेना। ठीक है, उसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, 7 तरीके के रेड है। ठीक है, तो उसमें होता क्या है रेड टूल में कि डेटा रखा गया है, दूसरे में रखा जाएगा कि डेटा और रिप्लिका है, तीसरे में होगा कि डेटा है, रिप्लिका है, और एरर करेक्टिंग और डिटेक्टिंग कोड भी रखे गए हैं। तो ये काम हम लोग इसलिए करते हैं कि मान लो कि हमारा डेटा अगर कहीं करप्ट हो गया ओरिजिनल, तो उसका रिप्लिका मेरे पास पड़ा हुआ है, तो उस रिप्लिका से काम चल जाएगा। जैसे आज की डेट में देखो क्लाउड जो है, क्लाउड की बात उठ रही है, तो क्लाउड की बात अगर उठ रही है तो हमारा डेटा क्लाउड पे सुरक्षित है। कैसे सुरक्षित है? तो क्लाउड पे जो है हम लोगों ने जो डेटा रखा है उस डेटा की एक से ज़्यादा कापी अलग अलग जगहों पे मेंटेन की गई है। ठीक है, और साथ ही साथ एरर डिटेक्टिंग और करेक्टिंग कोड्स भी हैं। मतलब कि अगर हमारा डेटा करप्ट हो जाता है तो हम उस चीज़ को डिटेक्ट भी कर लेंगे और उसको रिकवर भी कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे तुम लोग पेरिटी बिट पढ़े होगे, पिछले सेमेस्टर में जब तुम लोग डीएलडी पढ़ रहे थे तो वहाँ पे तुम लोगों ने पेरिटी बिट वगैरह पढ़ा होगा। तो देखो दो चीज़ें होती हैं। अगर हम लोग बात कर रहे हैं ट्रांसमिशन में,
अगर हम लोग एक मशीन से दूसरे मशीन पर हम लोग डेटा भेज रहे हैं तो 3 फेजेस हो सकते हैं, 3 तरीके हो सकते हैं। एक तरीका ये होता है कि हमने डेटा भेज दिया, जो मुझे डेटा भेजना था वो डेटा मैंने भेज दिया, अब हम चुप हो गए। भले से वो डेटा जो है रिसीवर तक पहुंचा या रास्ते में ही करप्ट हो गया। ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि हम जो डेटा भेज रहे हैं वो डेटा पहुंचा तो हमको एक रिप्लाई भेजा जाए, अब ये जो रिप्लाई है ये 2 तरीके की होगी। ये पॉजिटिव रिप्लाई भी हो सकती है और निगेटिव रिप्लाई भी हो सकती है। पॉजिटिव रिप्लाई मतलब जो डेटा मैंने भेजा है वो डेटा सही सलामत पहुंच गया है, ये पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट है। निगेटिव एक्नॉलेजमेंट क्या होगा कि जो डेटा हमने भेजा है वो उसको या तो रिसीव नहीं हुआ है या फिर अगर रिसीव हुआ है तो वो करप्ट है। तो करप्ट है तो ये बात कौन डिसाइड कर रहा है? ये रिसीवर डिसाइड कर रहा है। यानी रिसीवर के पास एक मैकेनिज्म है जो ये चेक कर रहा है कि क्या हमारे डेटा में कोई गड़बड़ी है। तो डेटा में अगर कोई गड़बड़ी है, डेटा अगर हमारा करप्ट है तो कहानी क्या होगी कि वो रीट्रांसमिशन के लिए बोलेगा। तो जब सेंडर के पास रीट्रांसमिशन की रिक्वेस्ट आएगी तो सेंडर के पास उस डेटा की एक कॉपी होनी चाहिए। यानी सेंडर जो भी डेटा भेज रहा है उसकी एक कॉपी वो अपने पास तब तक रखा रहेगा जब तक कि उसको पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता है। तो पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट जब मिलेगा तो वो समझ जाएगा कि हमने जो डेटा भेजा है वो सही सलामत पहुंच गया है, अब इसको अपने पास रखने का कोई मतलब नहीं है, इसको हम लोग डिस्ट्रॉय कर दें। लेकिन अगर उसको निगेटिव एक्नॉलेजमेंट मिलता है, देखो डेटा सेंडर पे जो सेंट डेटा है वो तभी डिस्ट्रॉय किया जाएगा जब इस डेटा के करस्पॉन्डिंग उसको पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट मिलेगा। मान लो निगेटिव एक्नॉलेजमेंट आ गया तो ये क्या करेगा, दोबारा से उसको रीट्रांसमिट करेगा। जो रिसीवर है वहां पे 2 काम हो सकता है, वो एरर को डिटेक्ट कर सकते हैं और दूसरा काम क्या कर सकते हैं कि वो एरर को डिटेक्ट और करेक्ट कर सकते हैं। तो एरर का डिटेक्ट करना ये आसान है, एरर को करेक्ट करना ये टिपिकल है। क्या सारे एरर्स को हम लोग करेक्ट कर सकते हैं? तो जवाब है नहीं, सारे एरर्स जो है करेक्ट नहीं हो सकते। मान लो हमने डेटा भेजा और उसमें जो है कुछ बिट जो है करप्ट है और हमारा रिसीवर जो है इस चीज़ को डिटेक्ट करके उसको रिकवर कर सकता है, तो वो रीट्रांसमिशन की रिक्वेस्ट जो है नहीं भेजेगा। रिसीवर रीट्रांसमिशन की रिक्वेस्ट तभी भेजेगा जब सेंट डेटा जो है रिकवर नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो रेड टूल जो है स्टोरेज में इसीलिए मेंटेन किए जाते हैं कि जो डेटा हम लोग रख रहे हैं तो भाई किसी ना किसी जगह पे ही हम लोग रखेंगे। मान लो अर्थक्वेक आ गया, कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया तो वो डेटा हमारा क्या हो जाएगा, करप्ट हो जाएगा। तो उसको बचाने का सबसे सही उपाय क्या है कि एक ही डेटा की मल्टीपल कॉपी अलग अलग जगहों पे लाकर रख दी जाए। ठीक है। तो ये एक अप्रोच हो गया। दूसरे अप्रोच में कहा गया कि यार हो सकता है कि हमने जो डेटा रिप्लिकेट किया है वो रिप्लिकेटेड डेटा भी हमारा क्या हो जाए, करप्ट हो जाए। तो इसको बचाने के लिए क्या करना है? इसको बचाने के लिए हमें वहाँ पे एरर डिटेक्शन और करेक्शन, मतलब रिडंडेंट बिट जो है, रिडंडेंट डिस्क जो है हमको रखने पड़ेंगे। ठीक है। तो इन चीज़ों को अचीव करने के लिए क्लाउड में हमेशा जो है रेड टूल का इस्तेमाल होता है। ठीक है। तो ये जो है अब इसमें यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अब कुछ ज़्यादा बचा नहीं है, कुछ ज़्यादा बचा नहीं है बोलने का मतलब कि कुछ भी नहीं बचा है। जो चीज़ें इसमें से उठ के आती हैं वो यही उठ के आती हैं। एल्गोरिदम न्यूमेरिकल दे देगा, वो न्यूमेरिकल हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। अब इसके बाद का जो एजेंडा होगा हम लोग आएंगे प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, हम लोग देख चुके थे।
अब हम लोग उसमें क्रिटिकल सेक्शन वाला जो एस्पेक्ट है उसको हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। तो अब जो है हम इसको रोक रहे हैं। अब तुम लोगों को अगर कुछ डाउट हो, कोई बात हो, तो उसको जो है हम लोग डिस्कस कर लिया जाए।